कहानी की शुरुआत होती है एक फ्यूचरिस्टिक कनाडा से, जहां लगातार बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। किसी भी हालत में दूसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति नहीं थी, फिर चाहे किसी का पहला बच्चा जिंदा हो या मर चुका हो। इस कानून को तोड़ने वाले हर इंसान को देश की सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया जाता था। कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर बेहद कड़ी सिक्योरिटी तैनात थी, जहां हर व्यक्ति की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ने दिया जाता था। उसी बॉर्डर की ओर एक कार बढ़ रही थी, जिसमें जॉन बेनिक नाम का एक पूर्व फौजी अपनी पत्नी कैरन के साथ मौजूद था। कैरन ने अपने कोट के नीचे एक खास मैग्नेटिक वेस्ट पहन रखी थी। दरअसल वो प्रेग्नेंट थी और यहां से दूर किसी सुरक्षित जगह पर जाकर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहती थी। इस वेस्ट की मदद से बॉर्डर चेकिंग के दौरान उसकी सच्चाई सामने आने वाली नहीं थी, लेकिन तभी तलाशी के दौरान फौजियों ने एक दूसरी लड़की को प्रेग्नेंट होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। यह नजारा देखकर कैरन और ज्यादा घबरा गई, लेकिन उसकी पहनी हुई मैग्नेटिक वेस्ट ने उसे उस खतरनाक अंजाम से बचा लिया। उनके बाहर निकलते ही एक फौजी की नजर कैरन के पहने हुए मैग्नेटिक वेस्ट पर पड़ गई और देखते ही देखते कई सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। अपने होने वाले बच्चे और पत्नी को बचाने के लिए जॉन ने कैरन से तुरंत वहां से भाग जाने को कहा, जबकि वह खुद वहीं रुककर सैनिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। इसके बाद जॉन को पकड़कर बाकी कैदियों के साथ एक खास जेल की ओर ले जाया गया, जिसका नाम था फोर्ट्रेस। यह देश की सबसे एडवांस और हाईटेक जेल थी, जिसे एक सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया था, जहां से भाग पाना नामुमकिन माना जाता था। जैसे ही कैदी जेल के अंदर पहुंचे, गार्ड्स ने उन्हें पूरी तरह कपड़े उतारकर कड़ी तलाशी से गुजरने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद सभी कैदियों को एक कमरे में ले जाकर उनके पेट के अंदर एक हाईटेक ट्रैकर डिवाइस डाल दी गई। अगर कोई भी कैदी जेल के नियमों को तोड़ता तो यह सिस्टम एक्टिव होकर उसके पेट को अंदर से फाड़ देता। जेल के डायरेक्टर पो ने सभी को चेतावनी दी कि अगर कोई भी कैदी येलो लाइन से बाहर गया तो उसके पेट में भयानक दर्द शुरू हो जाएगा और रेड लाइन पार करते ही उसकी मौके पर ही मौत तय है। तभी एक कैदी घबराहट में गलती से येलो लाइन के पार चला गया। अचानक पेट में उठे तेज दर्द के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और घबराहट में उसने गलती से रेड लाइन भी पार कर दी। उसी पल उसका पेट असामान्य तरीके से फूलने लगा और कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाके के साथ फट गया। इसके बाद सभी कैदियों को एक लिफ्ट के जरिए अंडरग्राउंड जेल में ले जाया गया, जो धरती के लगभग 30 फ्लोर नीचे बनी हुई थी। जॉन को नीनो नाम के कैदी के साथ एक सेल में रखा गया, जहां उनके साथ Z10 नाम का एक रोबोट भी तैनात था। कैदियों को बाहर निकलने से रोकने के लिए हर सेल के बाहर लेजर बीम्स लगी हुई थीं। वहीं जॉन की मुलाकात डी-डे और अब्राहम से होती है। रात को सोने से पहले अब्राहम ने जॉन को सख्त चेतावनी दी कि भूलकर भी कोई सपना देखने की कोशिश न करे। सबके सो जाने के बाद जड वहां रूटीन चेकिंग पर आया। उसने जॉन के दिमाग को स्कैन किया और सीधे उसके सपनों तक पहुंच गया। जॉन अपने सपने में अपनी पत्नी कैरन को देख रहा था। उसी वक्त अपने मॉनिटरिंग रूम से डायरेक्टर पो ने भी जॉन का सपना देख लिया और उसकी नजर कैरन पर जाकर टिक गई। क्योंकि इस जेल में किसी को सपना देखने तक की इजाजत नहीं थी, इसलिए पो ने जॉन का सिक्योरिटी डिवाइस एक्टिवेट कर दिया। पेट में उठे असहनीय दर्द की वजह से जॉन झटके से नींद से जाग उठा। अगले दिन मजदूरी के दौरान उसकी मुलाकात मेडॉक्स नाम के एक आदमी से होती है, जो एक आदमी से प्यार करता था। टाइप के एक कैदी ने नीनो का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। यह देखकर जॉन तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जड ने हालात बिगड़ते देख तीनों के पेट में लगे डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया, जिससे लड़ाई वहीं रुक गई। इसके बाद तीनों को एक छोटे से लेजर सेल में बंद कर दिया गया और उनसे पूछा गया कि झगड़े की शुरुआत किसने की थी। नीनो मैडॉक्स से बुरी तरह डरा हुआ था, इसलिए वह कुछ भी बोल नहीं पाया। अपने दोस्त को बचाने के लिए जॉन ने पूरी लड़ाई का इल्जाम खुद के सिर ले लिया। इसके बाद जॉन को डायरेक्टर पो के ऑफिस में ले जाया गया, जहां उसने देखा कि पो स्क्रीन पर कैरन को नहाते हुए देख रहा था। तभी खुलासा होता है कि कैरन को भी पकड़कर इसी जेल में डाल दिया गया है। इसके बाद पो ने जॉन और कैरन
दोनों को बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर दिया और दर्द की वजह से दोनों चीखने लगे। बाद में अब्राहम ने जॉन को बताया कि फ्लोर ए और फ्लोर बी में सिर्फ औरतों को रखा जाता है और कैरन भी वहीं कहीं होगी। उधर कैरन जेल के एक हिस्से में उसी दूसरी प्रेग्नेंट लड़की के साथ थी। जैसे ही कैरन को पेट में तेज दर्द उठा, गार्ड्स ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। वहां मौजूद हर औरत प्रेग्नेंट थी और यह देखकर कैरन को एहसास हुआ कि नए पैदा होने वाले बच्चों के साथ जरूर कुछ बहुत गलत किया जा रहा है। इधर पुरुषों की जेल में मैडॉक्स ने अचानक जॉन पर हमला कर दिया और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। उसी वक्त अपने फ्लोर से कैरन ने जॉन को लड़ते हुए देखा और हैरान रह गई। मुकाबला बेहद टक्कर का चल रहा था और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन अचानक जॉन ने मैडॉक्स को ऊंचाई से नीचे धकेल दिया। मैडॉक्स ने किसी तरह किनारे को पकड़कर अपनी जान बचा ली। उसी वक्त पो ने ऑफिस से जॉन को आदेश दिया कि वह मैडॉक्स को खत्म कर दे, लेकिन जॉन ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और मैडॉक्स की जान बचा ली। इस बात से गुस्से में आकर पो ने मैडॉक्स के पेट में लगे डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसका पेट जोरदार धमाके के साथ फट गया। इससे पहले कि गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाते, जॉन ने बेहद चालाकी से मैडॉक्स का सिक्योरिटी डिवाइस निकालकर नीनो को दे दिया। इसके बाद कैरन को एक खास कमरे में लाया गया, जहां जॉन एक बहुत बड़ी गोल मशीन पर बंधा हुआ था। इस कमरे को माइंड वाइप चैम्बर कहा जाता था। पो ने कैरन को जॉन को समझाने के लिए भेजा था, लेकिन कुछ ही पलों बाद गार्ड्स उसे जबरदस्ती खींचकर बाहर ले गए। इसके बाद मशीन पूरी ताकत से घूमने लगी, जिससे जॉन के दिमाग में भयानक उथल पुथल शुरू हो गई। यह पो के आदेश को न मानने की सजा थी। जॉन के दिमाग में उसकी फौजी ट्रेनिंग के दिन और शादी से जुड़ी पुरानी यादें घूमने लगीं। 3 दिन बाद पो ने कैरन को अपने ऑफिस में बुलाया। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जॉन आखिर 3 दिनों से उस मशीन पर कैसे जिंदा टिका हुआ है, जबकि ज्यादातर लोग तो 1 घंटे के अंदर ही मर जाते थे। पो ने कैरन से कहा कि अगर वह जॉन को तलाक देकर उसकी बन जाए तो वह जॉन और उसके होने वाले बच्चे दोनों को आजाद कर देगा। अपने पति और अजन्मे बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर कैरन ना चाहते हुए भी इस सौदे के लिए तैयार हो गई। जब जॉन वापस अपने सेल में पहुंचा तो वह एक जिंदा लाश बन चुका था। वह किसी से बात नहीं करता, बस चुपचाप गुमसुम पड़ा रहता। यहां तक कि उसके अंदर किसी भी तरह का दर्द महसूस होना भी बंद हो चुका था। उधर कैरन अब पो के साथ रहने लगी थी। एक रात उसने देखा कि पो एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके शरीर से कई सारी तारें जुड़ी हुई हैं। तभी पता चलता है कि पो को मॉडिफाई करके एक एडवांस ह्यूमन बना दिया गया था। उसे न तो खाने पीने की जरूरत थी और न ही सोने की। बस महीने में एक बार ये तारें जोड़कर एमिनो एसिड्स लेना ही उसकी जरूरत थी। जेल में पैदा होने वाले बच्चों के साथ भी यही किया जाता था। कई खतरनाक ऑपरेशंस के जरिए उन बच्चों को एडवांस ह्यूमंस में बदल दिया जाता था, ताकि एक दिन पूरी धरती आम इंसानों, भूख और प्यास से मुक्त हो सके। यह सच सुनते ही कैरन के होश उड़ गए। अब 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन जॉन की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया था। तभी अब्राहम ने उसे बताया कि कैरन का पेट अब साफ तौर पर बढ़ने लगा है और अब बहुत जल्द उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। जॉन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी आंख से एक आंसू चुपचाप नीचे गिर पड़ा। उसी रात कैरन ने पो को रिझाकर उसे जमकर शराब पिलाई और बेहोश कर दिया। इसके बाद वह कंट्रोल पैनल की मदद से जॉन के सपने के अंदर पहुंच गई। वहां जॉन अपने बचपन में एक गहरे गड्ढे में फंसा हुआ था। सपने के भीतर कैरन ने जॉन का हाथ पकड़कर उसे उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया और उसी पल असल दुनिया में जॉन को भी होश आ गया। अपने आप को ठीक हालत में देखकर जॉन बेहद खुश हो गया। इसके बाद उसने कैरन के साथ जेल से भागने के लिए अब्राहम से मदद मांगी और अब्राहम जॉन के लिए यह बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हो गया। जॉन के ठीक होने की खबर सुनकर कैरन भी अंदर से बहुत खुश थी। कुछ समय बाद नीनो ने जॉन को वह सिक्योरिटी डिवाइस दिया जो उन्होंने मैडॉक्स के शरीर से निकाला था। असल में उनका दोस्त डी-डे जेल में आने से पहले कंप्यूटर सिस्टम्स का एक्सपर्ट था और उसने उस डिवाइस की गहराई से जांच करने का फैसला किया। इसी बीच कैरन ने पो के केबिन से एक हीरे जैसी दिखने वाली चीज चुरा ली। बाहर निकलते वक्त जब उसे पकड़े जाने का डर हुआ तो उसने उस चीज को तुरंत अपने मुंह में छुपा लिया।
अगले दिन कैरन ने वह हीरे जैसी चीज अब्राहम को दी और उसे जॉन तक पहुंचाने के लिए कहा। दरअसल वह हीरे जैसी दिखने वाली चीज कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि पूरी जेल का एक बेहद डिटेल्ड नक्शा था। उन्होंने हिसाब लगाया कि कंस्ट्रक्शन साइट के रास्ते से होकर जेल से बाहर निकला जा सकता है। अगली सुबह अब्राहम ने वह नक्शा चुपचाप वापस पो के कमरे में रख दिया ताकि किसी को कानो कान इसकी खबर न हो। उधर डीडे यह पता लगाने में कामयाब हो गया कि वह सिक्योरिटी डिवाइस आखिर काम कैसे करता है। उस डिवाइस के अंदर एक बेहद ताकतवर चुंबक लगी हुई थी। उसी का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने शरीर में लगे बाकी डिवाइसेस को भी बाहर निकालने का फैसला किया। उनका यह प्लान पूरी तरह सफल रहा और सभी के सिक्योरिटी डिवाइसेस निकल आए। अगले दिन जेड रोबोट ने पो को सूचना दी कि जेल के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। पो ने कैमरा फुटेज चेक की जिसमें उसने कैरन को लेंस चुराते हुए और अब्राहम को वही लेंस वापस रखते हुए देख लिया। इतना बड़ा धोखा देखकर वह गुस्से से भर उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, जड ने उसे बता दिया कि उसकी लापरवाही के कारण उसे डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया है। इधर जॉन और उसकी टीम भागने की आखिरी तैयारी में जुट गई। सभी ने अपने सिक्योरिटी डिवाइसेस निकालकर कंस्ट्रक्शन एरिया की एक पाइप पर लगा दिए और आपस में लड़ाई करने का नाटक करने लगे। जैसे ही जेड रोबोट को इस झगड़े की भनक लगी, उसने उन डिवाइसेस को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन उनके सिक्योरिटी डिवाइसेस तो पाइप पर लगाए गए थे, इसलिए जैसे ही वे एक्टिव हुए, एक जोरदार धमाके के साथ पाइप फट गई और वहीं से भागने का रास्ता बन गया। मगर इससे पहले कि वे बाहर निकल पाते, पो ने कंट्रोल रूम से पाइप्स के अंदर बेहद गर्म हवा छोड़ दी। दूसरी तरफ हाईटेक रोबोट्स ने कैदियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अब सभी लोग पाइप के अंदर फंस चुके थे। स्टिक्स नाम का एक कैदी घबराकर वापस जेल की ओर भागने लगा, लेकिन रोबोट्स ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। उधर अब्राहम जेल के अंदर कैरन को लेने पहुंचा ही था कि तभी पो वहां आ गया। उसने अब्राहम को बेरहमी से मार डाला और गार्ड्स कैरन को जबरदस्ती घसीटते हुए ले गए ताकि उसके बच्चे को भी एक एडवांस ह्यूमन बनाया जा सके। इधर जॉन की टीम किसी तरह एक रोबोट को मार गिराने में कामयाब हो गई। तभी उन्हें पता चला कि वे असल में रोबोट नहीं बल्कि मॉडिफाइड एडवांस ह्यूमंस थे। जॉन ने उसकी बंदूक उठाई और बाकी दुश्मनों का सामना करते हुए दोबारा जेल की तरफ बढ़ गया। आखिरकार सभी एक लिफ्ट में चढ़कर ऊपर की ओर जाने लगे। उन्होंने पो के केबिन में पहुंचकर कैरन को ढूंढना शुरू किया। तभी जॉन की नजर एक स्क्रीन पर पड़ी जहां डॉक्टर्स उसके और कैरन के बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकाल रहे थे। जॉन ने गुस्से में पो को धमकाते हुए कहा कि वह तुरंत ऑपरेशन बंद करवाए, लेकिन अब पो डायरेक्टर नहीं रहा था, इसलिए उसकी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था। तभी एक रोबोट ने उन्हें पहचान लिया और उन पर हमला कर दिया, लेकिन सभी कैदी वक्त रहते वहां से हट गए और चली हुई गोली सीधे पो को जा लगी। पो के मरते ही हालात पलट गए। उसी दौरान डीडे ने कंट्रोल पैनल से डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक सिपाही ने उसे गोली मार दी। जॉन ने अपने दोस्त की मौत का बदला लिया और मरते मरते डीडे ने अपनी बची खुची ताकत से पूरी जेल की बिजली सप्लाई ही बंद कर दी। बिजली जाते ही डॉक्टर्स रुक गए और पूरा सिक्योरिटी सिस्टम ठप हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर सारे कैदी जेल से भागने में कामयाब हो गए। अब वहां सिर्फ जॉन और नीनो ही बचे थे। दोनों कैरन को बचाने पहुंचे और उसे डॉक्टर्स से छुड़ाकर जेल के एक ट्रक में बैठाकर वहां से फरार हो गए। तीनों मैक्सिको का बॉर्डर पार करने के बाद ही रुके। अब कैरन बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, लेकिन तभी जेल का ट्रक अचानक अपने आप चलने लगा। पता चला कि ट्रक अब भी जेल के सिस्टम से कंट्रोल किया जा रहा था। उसी दौरान ट्रक ने नीनो को कुचलकर मार डाला। जॉन ट्रक का सामना करने बाहर निकल गया, जबकि कैरन झोपड़ी के अंदर दर्द से तड़प रही थी। जॉन ने ट्रक को जोरदार धमाके से उड़ा दिया, लेकिन बदकिस्मती से ट्रक झोपड़ी से टकरा गया और कैरन मलबे के नीचे दब गई। जॉन घबराकर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कैरन सही वक्त पर वहां से निकल चुकी थी। वह बिल्कुल सुरक्षित थी और उसकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा था। आखिरकार जॉन और कैरन अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो ही गए। तो बताओ, तुम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हो? कमेंट्स में एक लाइन तो बनती है